नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2027 की, जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। नितिन नवीन से बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों ने मुलाकात की है और साथ ही यूपी में एनडीए के साथी दलों के नेताओं से भी नितिन नवीन मिले हैं। उनके साथ चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया है। नितिन नवीन आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। वहीं शाम में बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल भी होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में नितिन नवीन के 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने का मंत्र दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि हमें आपस में लड़ने के बजाय विपक्ष से लड़ना है। नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़े बड़े जुलूस से कुछ नहीं होगा। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाकर बात करनी होगी। नितिन नवीन ने एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग के बाद दावा किया है कि 2027 में बीजेपी एनडीए के साथियों के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एनडीए दलों के साथ नितिन नवीन की बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बात की और संजय निषाद ने कहा कि मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। 2027 चुनाव मिलकर कैसे जीतना है, इस पर चर्चा हुई है। बैठक में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। सर, क्या बातचीत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? आप लोगों की सीटों पर भी बातचीत हुई या सिर्फ आज कैसे लड़ना है, कैसे विजय पाना है, इस पर चर्चा हुई? देखिए, शिष्टाचार भेंट थी, उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। आगे कैसे जीत हमारी 2022 से भी बेहतर जीत होगी, उसके लिए चर्चा हुई है कि आपस में हम लोग संगठनात्मक रूप से तालमेल मिलाकर सभी सहयोगी दल एक साथ मिलकर एक स्वर में हमने पहले जीत के लिए सुनिश्चित करा। फिर सीट तो जब हम जीत मिलेगी तो सीट तो उसमें है ही है, उस पर चर्चा हुई है कि पहले हम लोग एक होकर एक मुद्दे पर कि हमें जीत चाहिए और जीत ऐतिहासिक जीत चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत पूर्वांचल में आप लोगों की अच्छी पकड़ है? सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, सीट पर चर्चा नहीं हुई है। इतनी चर्चा हुई कि भाई मझवा और कटेरी मैंने दे दी थी और इससे बहुत कि हमारे सामाजिक मुद्दे और हमारे लोगों के समायोजन का बात हो और आगे फिर सीट पर चर्चा होगी। मझवा कटेहरी आप चाहते हैं कि भाई आपके पास इस बार फिर से रहे 27 में? मैंने उससे कहा कि मैंने दे दिया था तब उस समय की माहौल सही करने के लिए, क्योंकि 2024 में हम लोग हार गए थे तो इसमें था कि उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको जीत में बदलने के लिए फिर से काम है। पीडीए को लेकर के कोई चर्चा, कैसे उसका जवाब देंगे? कैसे संविधान का जो नैरेटिव 2024 में सामने आया था उसका जवाब देंगे आप लोग? ये हुआ कि नहीं, हम लोग सब एक है कि विपक्ष जो भी है, विपक्ष खाली भ्रम डालता है। हम अपने कामों पर चर्चा हो और हमारे अपने मुद्दे पर चर्चा हो कि हम लोगों ने जनता के लिए क्या किया है, उसके लिए काम। बस आखिरी सवाल ले लेता हूँ, राम मंदिर का जो कि मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के कोई आप लोगों से बातचीत? नहीं, आज उस पर कोई बात नहीं हुई और उस पर सब जानते हैं कि सब जो दोषी होगा जैसा करेगा वैसा भरेगा और जैसा जो किया वैसा उसको हो रहा है सजा। तो जो जितना बड़ा गलती कर रहा है उतनी बड़ी सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी और उसके लिए मुख्यमंत्री जी काम कर ही रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर ओपी राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टा मिलता है। हालांकि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सभी एनडीए दलों का लक्ष्य 2027 में प्रचंड बहुमत हासिल करने का है। पूरा एनडीए 2027 में जीत के लिए काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे आशीष पटेल जी हों, चाहे उधर जयंत चौधरी जी हों, चाहे
भारतीय समाज पार्टी, सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है भाई, वो भी अपना पूरी ताकत से लगे हैं। तो सब लोग मिल करके 2027 में सपा को साफ करना है। तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। हम अपनी पार्टी, अपना सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। जो अपनी पार्टी, अपने सिंबल पे अपनी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं, वो दल के साथ रहते हैं। ये हमारा प्रयास है और यही हम करते हैं। कम में बात बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं है, उसे उतना हैसियत नहीं है। ठीक। अब नितिन नवीन के यूपी दौरे का टारगेट ही 2027 के चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेना और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है। लखनऊ में नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं से जो बातें कही हैं, उनमें कई बेहद अहम भी हैं। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर और दूसरे मुद्दों को लेकर हमारे खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया है, उसे जनता के बीच जाकर तोड़ना है। नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से कहा है कि वो जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएं। प्रदेश पदाधिकारियों को हर महीने क्षेत्र और जिले का दौरा करने के लिए कहा है। नितिन नवीन ने सांसद और विधायकों को आपसी टकराव ना रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मनमुटाव छोड़कर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि सांसद और विधायकों के टकराव और ईगो से पार्टी चुनाव में नुकसान झेलती है। नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव नजदीक है, टीम भावना से चुनाव के लिए काम करना है, आपस में लड़ने की जगह विपक्षी दलों से लड़ना है। अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। कई साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। चर्चा जो हुई है वो यही हुई है कि सारी संपूर्ण नेतृत्व सरकार और संगठन का मिल करके 2027 में 2017 दोहराएगा, उससे भी बड़ी विजय प्राप्त किया जाएगा। पूरा एनडीए जो हमारा सहयोगी दल है वह सब भी एकजुट रहे। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे, कहां पर उनको किससे मुलाकात करनी है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी मुलाकात तय है? बिल्कुल अमित, 2 दिनों का उनका जो दौरा है वो लगातार मीटिंग से बीत रहा है, बातचीत में बीत रहा है। अब से कुछ देर पहले एनडीए के जो घटक दल हैं उन सभी के साथ उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और जीत की बात हुई है, सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई है। और चूंकि आपने कार्यक्रम का जिक्र किया अमित, तो बीती रात की अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है योगी आदित्यनाथ का, 5 कालीदास, वहां पर जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिनर किया है। आज दोपहर 1 बजे की बात किया जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर वो जाएंगे और वहां पर लंच करेंगे। शाम 5 बजे की अगर बात कर लिया जाए तो वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे जाएंगे, वहां पर चाय पिएंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो वो प्रेरणा स्थल भी जाएंगे और जो शक्ति संवाद है, जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बीजेपी कार्यकर्ता की जो रूट है, उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वहां पर उनका एक संबोधन भी होगा। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पदाधिकारियों के साथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, मौजूदा मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो बातचीत की है, जो मुलाकात हुई है नितिन नवीन की, उसमें जो एजेंडा दिया है, उन्होंने जो जीत का मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखना होगा, संगठन और सरकार को एक दूसरे के साथ समन्वय रखना होगा। जो पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, सरकार के साथ समन्वय करके उनको क्षेत्र में जाना होगा, लोगों के दिलों में बसना होगा, रात्रि प्रवास करना होगा अपने क्षेत्र में। और जो संगठन के पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो बाकायदा क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वो पदाधिकारी जहां पर गए हैं उसकी लाइव तस्वीरों के साथ, और उस पूरी रिपोर्ट को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बाकायदा भेजा जाएगा और उसको बाकायदा वहां पर जो उसका अवलोकन होता है वो भी किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन ने यहां आकर के जो मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि मेहनत सबको करनी है, जनता के बीच सबको जाना है, लड़ना विपक्ष से है, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया कि कुछ सांसदों के साथ, कुछ विधायकों के साथ जो कि बीजेपी के ही हैं,
घटक दलों के हैं उनके साथ कुछ गतिरोधक बातें सामने आई थी, जिसको देखते हुए संज्ञान लिया गया है और इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लड़ाई है वो विपक्ष से है, आपस में लड़ने की कतई जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ समन्वय करने की जरूरत है और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि 2027 में डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करना है। तो जो मूल मंत्र है, जो रोड मैप है, जो खाका है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बातें हैं, वो सारी बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पिछले जो 1.5 दिन का उनका दौरा है उसमें लगातार वो कह रहे हैं और इसी बीच वो लगातार न सिर्फ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नब्ज को टटोल रहे हैं, बल्कि घटक दलों से भी मुलाकात करके उनके साथ भी बातचीत कैसे आगे बढ़े इसको पूरा जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं और सबके साथ 1-to-1 संवाद कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की तीसरी बार रिकॉर्ड तौर पर वापसी कराई जा सके। अमित जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं 1 बजे मुलाकात होगी यहाँ पर ब्रजेश पाठक से और 5 बजे शाम को मुलाकात होने जा रही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से और उसके बाद ये लगातार उन्होंने जो कार्यक्रम अपना बनाया उसमें साफ है कि इस वक्त वो यही चाहते हैं कि जो पार्टी है मिलजुल कर आगे बढ़े और जो मनमुटाव है उसको हटाकर विरोधियों से लड़े, अपनों के साथ लड़ाई ना करें। कल नितिन नवीन लखनऊ के हजरतगंज इलाके की मशहूर चाय की एक दुकान पर भी पहुंचे। उन्होंने यहां पर आम जनता के बीच बैठकर चाय पी, समोसे और बन मस्का का लुत्फ उठाया, चाय पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन में BL संतोष थे, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नितिन नवीन की कोशिश यही है कि जनता की नब्ज को टटोली जाए और यही वजह कि उन्होंने हजरतगंज पहुंच के यहाँ पर चाय पी और आम लोगों के बीच जाकर संवाद भी किया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की TET एग्जाम की। यूपी में 3 दिनों तक हुई TET परीक्षा खत्म हो चुकी है। इस बार 19,94,661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन 17,70,714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इस दौरान 2,24,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस बार TET परीक्षा में आयोग ने सख्त नियम अपनाए थे। 2 शिफ्ट में परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। अब इसी के चलते 44 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे जो पकड़े गए थे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि पहली बार AI तकनीक से जांच की गई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि 44 सॉल्वर्स को परीक्षा से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सॉल्वर्स कौन है? सॉल्वर्स वो लोग होते हैं जो किसी के जगह पर पैसे लेकर एग्जाम देने जाते हैं और यही वजह कि बायोमेट्रिक और रेटिना टेस्ट करवाया गया। अब बायोमेट्रिक जब टेस्ट हुए तो ये लोग पकड़े गए और इनको पकड़ने के बाद आखिरकार इनके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से ये पूरा गैंग चलाते, सिंडिकेट चलाते हैं, ताकि ये क्या कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, किसी और के जगह परीक्षा देते हैं। और देखिए जैसे ही इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हुआ, रेटिना स्कैन हुआ, ये पकड़े गए। इस आयोग के द्वारा प्रथम बार इतने भारी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा कराई गई। कुल 19 लाख से अधिक बच्चे थे, अभ्यर्थी थे और लगभग 88-89% लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। और इस दौरान टेक्नोलॉजी और AI का भरपूर इस्तेमाल किया गया और उसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे उनको भी उनका चिन्हांकन किया गया और संबंधित पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए हैंडओवर किया गया। कुल मिला के परीक्षा बहुत ही अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। वहीं महाराष्ट्र TET पेपर लीक के मामले के तार यूपी से जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आगरा में छापेमारी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संजय शर्मा, बाबूलाल नारायण सिंह कुशवाहा और नरेश कुमार मनोहर के नाम पर हुई है। तीनों आरोपियों को भिवंडी लाकर अदालत में पेश भी किया गया है, जहां भिवंडी कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इन नई गिरफ्तारियों के बाद अब तक गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की कुल तादाद बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। ये तीनों आरोपी उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे जहां पर TET परीक्षा के लिए पेपर छापने के लिए भेजा गया था। आशंका जताई जा रही है कि पेपर छपाई की प्रक्रिया के दौरान ही इन आरोपियों ने पेपर लीक किया था। हम जानते हैं कि 28 जून को महाराष्ट्र में TET की एग्जाम होने वाली थी, पर 3 दिन पहले ही भिवंडी परिसर के पुलिस प्रशासन को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोई तो भी इस एग्जाम पे पेपर लीक करने की, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तभी पुलिस प्रशासन ने उसकी दखल ली और 3 लोगों को उसमें पहले फेज में अटक किया था, फिर और 4 लोगों को अरेस्ट किया और अभी और कल 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इस पे एसआईटी का भी गठन किया गया हुआ है। जल्दी एसआईटी के माध्यम से सब चीजें सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन वहां चालू है। मेन आरोपी जो है उनको अरेस्ट किया गया है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में और पता चलेगा। अब बात करते हैं केतन मर्डर केस की। सिया की नई चैट से केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केतन की मौत के 17 दिन बाद अब उनके दादा का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल पोते की मौत से बेहद गमगीन थे। परिवार का कहना है कि वो केतन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार 17 दिन के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल सिया के साथ उसकी होने वाली शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। इस साल नवंबर में दोनों की शादी भी होने वाली थी। केतन के दादा ने सिया को शादी में देने के लिए एक हीरे का हार भी खरीदा था, लेकिन उनके सारे अरमान अधूरे रह गए। आरोप है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को मार डाला और अब केतन के दादा भी पोते के गम में इस दुनिया से विदा ले ली है। मौत से पहले केतन के दादा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। मौत से पहले केतन के दादा ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। तो केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है, वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक और दुखद खबर है। केतन के दादा का निधन हो गया है। अपने पोते के चले जाने से वो काफी गमगीन थे। जब दोनों की शादी की बात छिड़ी थी और नवंबर में शादी होने वाली थी, उसकी तैयारियों को लेकर वो काफी खुश थे। उन्होंने सिया के लिए एक हार भी खरीदा था, हीरे का हार, लेकिन उससे पहले उनको खबर मिली कि उनका जो पोता है, लाडला पोता, उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके ठीक 17 दिन बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उधर जैसे जैसे केतन मर्डर केस की जांच आगे बढ़ी है, वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के हाथ इस मामले में बेहद चौंकाने वाला सुराग लगा है, जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस के हाथ सिया की एक ऐसी चैट लगी है जो इशारा कर रही है कि हत्या की इस पूरी वारदात को एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया है। पुलिस को सिया का एक स्नैपचैट मैसेज मिला है। सिया ने यह मैसेज केतन की मौत से 24 दिन पहले अपने एक दोस्त को किया था, जिसमें उसने लिखा था कि यह शादी नहीं होगी। 25 मई की चैट में सिया अपनी एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है, लेकिन इसके बाद सिया ने जो लिखा वो बेहद हैरान करने वाला है। सिया ने लिखा है कि शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड फ्रंट बैक भेज दे, जो होने नहीं वाला है लेकिन फिर भी भेज दे। सिया और चेतन पर आरोप है कि उन्होंने केतन को 18 जून को पुणे के लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार डाला था। केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक चैट आता है जिसमें अपनी दोस्त को वो लिखती है कि यह शादी नहीं होने वाली है। केतन हत्याकांड की जांच फुल स्पीड में चल रही है। सिया के खिलाफ एक के बाद एक सबूत भी मिलते जा रहे हैं। इस बीच सिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथ की उंगली से गलत इशारा कर रही है। अश्लील इशारा करने के आरोप के बाद अब सिया के परिवार ने इस मामले में सफाई दी है। पिता ने कहा है कि सिया ने कोई गलत इशारा नहीं किया है। 2 दिन पहले जब सिया को उसके घर पुलिस जांच के लिए लाई थी, उस दौरान पुलिस वैन के दरवाजे में उसकी 2 उंगलियां दब गई थी, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल स्टेट में थी और चोट लगने की वजह से ही उसने उंगली सीधी कर रखी थी। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर एक विवाद छिड़ा था। बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा जमकर गरज रहा है। लोनी में प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इंदिरा मार्केट में इस मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था, जिसकी वजह से हर दिन यहां पर ट्रैफिक जाम भी लगता था। प्रशासन ने यह कार्रवाई सड़क पर ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार एक्शन में। इस समय हम लोनी में मौजूद हैं और लोनी जिले में इस समय बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। सड़क किनारे बनी अवैध मजार को फिलहाल एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर हटा रहा है। एसडीएम का कहना है कि 15 साल पुरानी ये मजार है, लेकिन ये मजार क्योंकि बीच बाजार ठीक सड़क किनारे बनी हुई थी और जो इसका कंस्ट्रक्शन था, अवैध कंस्ट्रक्शन था, वो धीरे धीरे सड़क तक आ गया था, जिसके चलते इस सड़क पर घंटों का जाम लगता था। गाड़ियां यहां पे आकर रुक जाती थी। शाम को लगभग 2 से 3 घंटे लोग यहां पर फंसे रहते थे। एसडीएम के नोटिस के बाद फिलहाल यहां पे बुलडोजर पहुंचे हैं प्रशासन के और सड़क किनारे बनी इस मजार को हटाया जा रहा है। केवल पहले यहाँ पे मजार थी और फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे छोटी दीवार बनाना शुरू कर दिया, पेड़ लगा दिया और धीरे धीरे लोगों ने इस मजार पे भी आना शुरू कर दिया। फिलहाल यहाँ पे भारी पुलिस बल के बीच में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और ये पहली मजार नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद और लोनी में 2 बड़ी मजारों को इसी तरीके से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। ये वो मज़ारें थी जहां जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, सरकार की ज़मीन पे बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर एक्शन के द्वारा हटाया गया। अब लोनी गाजियाबाद रोड पर करीब 15 साल पहले लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा करके भूरे शाह की मजार का निर्माण किया गया था। मजार को 2 जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। अब 300 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात किए गए थे। पीएसी की 2 बटालियन मौके पर मौजूद थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। बना हुआ अवैध अतिक्रमण है, इसको लगभग यहाँ 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं, तो इसको इसी सड़क से जो भी अवैध अतिक्रमण उसको हटाने के अभियान में हटाया जा रहा है। ये जो नॉर्मल अभियान होता है सड़क के ऊपर है, क्योंकि ये मजार, तो सड़क के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब अवैध अतिक्रमण होते हैं, तो उसको नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी द्वारा हटाया जाता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर बाइक सवार का जानलेवा स्टंट वीडियो सामने आया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार हैंडल छोड़कर स्टंट करता दिखा। वीडियो में बाइक सवार बिना जान की परवाह किए तेज रफ्तार में सीट पर खड़े होकर यह स्टंट कर रहा था। बाइक सवार की इस स्टंटबाजी से ना खुद उसकी जान खतरे में थी, बल्कि जो हाईवे से गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर भी खतरा पैदा हो गया था। हालांकि अब वीडियो की मदद से पिलखवा पुलिस ने बाइक सवार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देखिए जिस तरह से इसने अपनी जान तो जोखिम में डाल रही है, उसके बाद हाईवे में जो आसपास गाड़ियां जा रही हैं उनके लिए भी उसने खतरा पैदा कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बाइक से गिर जाता और पीछे से कोई गाड़ी आती तो उसका क्या होता। दूसरी बात है कि अगर इसको बचाने के लिए दूसरी गाड़ी का स्पीड में है तो फिर वो क्या करते हैं। मुंबई में आज भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 200 से लेकर 250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल का सैलाबी मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है कि आज भी कोलाबा, अंधेरी, सांता क्रूज, कुर्ला, साइन में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जाम लग गया है। सड़कों पर दरिया बहने लगी है। मुंबई में तेज बारिश के बाद पेड़ों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। चर्च गेट इलाके से एक तस्वीर सामने आई है, जहां कई गाड़ियों के ऊपर, वाहनों के ऊपर पेड़ गिरे नजर आ रहे हैं। इसमें कई सारे 2 व्हीलर्स भी हैं, कई सारे 4 व्हीलर्स भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। और मुंबई में लगातार आप देख रहे हैं, जब से बारिश की शुरुआत हुई है मानसून की, तब से रोज़ाना इसी तरह से किसी न किसी इलाके में पेड़ गिरने की खबरें आ रही हैं। अब कई बार ये जो पेड़ गिर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा घातक भी बन जाते हैं, क्योंकि कई लोग घायल हो जाते हैं। अब हाल ही में आपने देखा था स्कूल बस पे जब पेड़ गिरा था तो उसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इसी तरह से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इससे कई बार गाड़ियां डैमेज हो जाती हैं। तो मुंबई में कुल मिलाकर लगातार जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है 200 से 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये अंधेरी सबवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज सुबह सुबह जब अंधेरी सबवे की तस्वीर देख रहे थे तो यहाँ से सुचारू रूप से ट्रैफिक था। अब इसके ऊपर से लोकल ट्रेन जाती है और नीचे सबवे है। अब यहाँ पर जब पानी भरना शुरू होता है तो ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते जो ईस्ट से वेस्ट जाने की कोशिश करते हैं या फिर वेस्ट से ईस्ट आने की कोशिश करते हैं एक्सप्रेसवे पर मुंबई के, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक शॉर्टकट पड़ता है। अब देखिए मुंबई के जो आपको हम लोकल इलाके दिखा रहे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर कितना पानी भर गया है कि लोगों को यहाँ पर आने जाने की परेशानी हो रही है। और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से पेड़ गिरने की लगातार ये सिलसिले जारी हैं। और लगातार जो हवा, तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से 2 तरह के नुकसान हैं। एक तो है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है कि पेड़ गिरने की वजह से दिक्कत आ रही है, कई बार बैनर्स भी गिर जा रहे हैं। और ज़्यादा जब तेज़ हवा चलती है तो उससे आप
तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो हमने कहा कि जो करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है जो पेड़ हैं और जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। लगातार कमज़ोर जड़ की वजह से ही जैसे ही तेज़ हवा चलती है ये पेड़ गिर जाते हैं, जिसको लेकर लोगों ने कितनी बार शिकायत की है कि जहाँ पर भी लगे कि कोई पेड़ खोखला हो गया है, काफ़ी पुराना है या उसकी जड़ें ऊपर की ओर आ रही हैं, उनको हटा दिया जाए। लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते लोगों के गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, कई बार उनके कार को नुकसान पहुंचता है, कई लोग इसमें घायल हो जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की जान पे भी बनाती है। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। पुणे में सड़क के बीचों बीच किस तरह से दरार पड़ जाती है और उसके बाद अचानक उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। एक सीसीटीवी लगा हुआ है और ये देखिए आम सड़क है, लगातार बारिश हो रही थी, फिर अचानक एक दरार नजर आती है। अब देखिए पूरी की पूरी जो सड़क है ये नीचे धंस गई और दरार से पानी आना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा प्रेशर था पानी का। और सोचिए कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होती उस वक्त या कोई शख्स गुजर रहा होता तो क्या होता, क्योंकि उतना दबाव ले ही नहीं पाता ये सड़क और ये सड़क धंस जाती, जिसके चलते एक बड़ा आपके हादसा हो सकता था, लोगों के घायल या फिर जान जाने तक की नौबत आ सकती थी। और अगले 24 घंटे मुंबई को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, संभल कर रहना है। आज मुंबई में सारे स्कूल और कॉलेज की छुट्टी वैसे भी है क्योंकि आज रविवार है। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी और अपील भी की गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अब मुंबई में कदम कदम पर खतरा है। फडणवीस सरकार हाई अलर्ट पर है। बीएमसी 24 घंटे एक्शन मोड पर है। इस वक्त जो खतरा मंडरा रहा है उसने एक दिन में पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। मुंबई, वसई, हर जगह पर सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की जल समाधि नजर आएगी। टायर डूबे हैं, बोनेट डूबा है, सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। कोई गाड़ी 10 लाख की है, कोई 15 लाख की, कोई गाड़ी 20 लाख की है, लेकिन बारिश में हालत सबकी एक जैसी है। आप देख सकते हैं ये रेनॉल्ट गाड़ी ये यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ से बहते यहाँ आ गई है। अब हमारे देश के नौजवान इसको आगे करने में लगे हुए हैं। तो ये है वसई का नाला सुपारा। वसई में एक ही नाला सुपारा है जो है मधुबन। पानी इतना है गाड़ियां नाव बनकर तैरने लगी हैं। आसपास हाई राइज बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं। यहाँ पर फ्लैट्स करोड़ों के हैं, लेकिन जो रास्ता था वो अब दरिया बन गया है। डूब कर ही जाना है। ये देखो यहाँ पे फिर ऐसे ट्रैक्टर लाकर सर्विस दी जाती है लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। ये गाड़ी भी धीरे धीरे गाइस बढ़ते रह रही है और हमारे देश के नौजवानों का एंटरटेनमेंट काफी अच्छा चल रहा है गाड़ियों के साथ। मुंबई, वसई, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जिसने शहर का पूरा नक्शा बदल दिया है। पूरे शहर को ही रोक दिया है। सब कुछ जलमग्न होता जा रहा है। घर से बाहर निकला यानी आफत को दावत देना। डूब चुका है सब गाड़ियां, आप देख रहे हो इसके हेडलाइट के ऊपर तक पूरा पानी आ गया है। ये देखिए, ये गाड़ियां तो पूरी डैमेज हो गई है। इनकी आई थिंक बाइक पूरी अटक गई है। यहाँ स्कूटी है। वसई में जैसे बादल फट रहा है, इतना ज्यादा पानी गिर रहा है। कई जगह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। लोगों की गर्दन पानी तक भर गई है। रस्सी बांधकर लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने 20-25 लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाला। वसई में रेड अलर्ट वाला सायरन लगातार बज रहा है। नेशनल हाईवे में लाइन से डूबे इन ट्रक्स को देखिए। जब ट्रक इतना डूबा हुआ है तो सोचिए कितना ज्यादा पानी सड़क पर आ गया है। पास से होटल आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में होटल खुला था और ट्रक
गलती से सड़क से नदी के रास्ते आ गए। वसई में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से 150 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। वसई विरार में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वसई में भारी नुकसान हो चुका है, लोगों की जान न जाए। एनडीआरएफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रहा है। वसई विरार इलाके में कुछ मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए थे, जिनको सही वक्त में बचा लिया गया। जो हाल वसई में, वैसी ही तस्वीरें भिवंडी में नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी पानी इतना ज्यादा है, सड़क पर निकली गाड़ियों की मौके पर ही जल समाधि बन गई। आसमानी कहर से मुंबई भी नहीं बच सकी। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़क पर नाव नजर आने लगी है। ये है मुंबई के स्थानीय नागरिक हैं यहीं के, जो फिलहाल ये एक छोटी सी बोट लेके निकल पड़े हैं और खासकर मुंबई महानगर पालिका को ये दिखाने की कोशिश है कि आपने जो स्थिति मुंबई शहर की कर रखी है, जो सड़कें लबालब पानी से हो चुकी हैं, तालाब का उसे रूप आ चुका है, उसमें अब सिर्फ इस तरह से बोट से ही चला जा सकता है। अपनी गाड़ियों से चल पाना मुश्किल है और इसीलिए ये जो महाशय हैं इस वक्त निकले हुए हैं अपनी बोट लेकर और मुंबई को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई के रहवासियों को भी और खासकर प्रशासन को भी, कि अब सिर्फ बोट से ही बारिश के दिनों में चला जा सकता है। मुंबई में समंदर गुस्से में है, लहरों का तांडव जारी है। हवा इतनी तेज है, रास्ते में जो आ रहा है वो बच नहीं पा रहा है। मुंबई वालों के लिए जितना खतरा आसमान से है, उससे बड़ी दहशत जमीन पर है। एक एक कदम पर रिस्क है, क्योंकि एक गलत कदम मौत की दस्तक। मुंबई में लोगों को तूफान से नहीं, गड्ढे और मैनहोल से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मैनहोल जान लेने लगा है। ये फुटपाथ के ठीक बीचों बीच में ये यहाँ पे सीवर लाइन है और इसमें से पानी पूरी तरह से बाहर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अचानक यहाँ पहुंचे और उसे अंदाज न हो तो इस सीवर लाइन में वो गिर सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और जो साकीनाका में घटना हुई उसकी जैसी स्थिति हुई, उस स्थिति को हम नकार नहीं सकते हैं। दोनों जो ढक्कन रखे गए हुए हैं वो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। ये स्थिति देख लीजिए। दोनों वहां से जो ड्रेनेज लाइन आ रही है, ठीक उसके बगल में ही एक जो ढक्कन वहां खुला हुआ था, यहाँ पे भी उसे ढक्कन खुला, पूरी तरह से पानी बारिश का बाहर सड़क पर आ रहा है। यानी कि यहीं पे ये एंट्रेंस भी है, ये खासकर लोगों के आने जाने का एंट्रेंस है। ये एक सोसाइटी है जिसका नाम राजगुरु है और उस राजगुरु सोसाइटी के ठीक बगल की ये दो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पूरा पानी यहाँ पे बाहर आ रहा है। और अगर कोई व्यक्ति जरा सी सतर्कता न बरते तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जो खासकर फुटपाथ के पास के जो गटर के ढक्कन है वो खुल गए हैं, इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वो सबसे बड़ी मुसीबत है। दुर्घटनाग्रस्त कोई भी हो सकता है, इसलिए लगभग हमने इस सड़क पर 5 से 7 ऐसे ढक्कन देख लिए हैं जो पूरी तरह से खुले हुए हैं। ये देखिए, ये भी एक फुटपाथ के पास में ही है जो पानी का बहाव बिल्कुल तेज है और कोई भी व्यक्ति अगर इस बीच आ जाए तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ढक्कन खुल गया है। यहाँ पे देखिए, कोई भी यहाँ पे बीएमसी वाले नहीं है। ये ढक्कन ऐसा रहेगा, कोई बच्चे लोग आएंगे तो सीधा अंदर चले जाएंगे। ऐसा कितना एरिया पे रहेगा ये मुसीबत, ये बीएमसी को देखना चाहिए ना। ये पूरी तरह से अनस्टेबल है। ये जो ढक्कन है पानी के प्रेशर से ही कहें वो पूरी तरह से हिल रहा है और अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो हम कोशिश करें ऐसी कोई चीज यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई गिरे नहीं, ये एक चीज एक सुरक्षा हो जाए। आपके पास कुछ है लकड़ी, हम यहाँ पे लगा दें। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे भी गटर का पानी जाने के लिए एक होल है, वहां पर भी अभी जैसे बता रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति गिर पड़ा था और यहाँ पर किसी भी तरह से बंद नहीं किया गया, इसीलिए लोगों को पता चले कि यहाँ पानी भरा हुआ या गटर है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लकड़ी लगा रखी है। सोचिए, मुंबई में मैनहोल में गिरने से एक आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन मुंबई की हालत अभी भी नहीं बदली है। मुंबई में एक और हादसे की घंटी बज रही है। मुंबई का इम्तिहान सिर्फ मैनहोल नहीं रहे। अगर आप बाइक या गाड़ी में भी सफर कर रहे हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। मुंबई के गड्ढे भी खतरनाक हो चुके हैं।
मुंबई का ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गड्ढों में किस तरह से भरमार हुई है। हालांकि एक तरफ ये कंक्रीट की सड़क है, दूसरी तरफ जो है ये डामर की सड़क है, लेकिन देख पाइए यहाँ पर 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 4 गड्ढा, 5 गड्ढा, 6 गड्ढा, 7 गड्ढा, 8 गड्ढा, मैं गिनते जाऊँगा तो गड्ढे जो है वो कम नहीं होंगे। और इन गड्ढों में गाड़ियाँ देखिए दुबक दुबक के चल रही है। गड्ढों के कारण जो है पानी इसमें भर जाता है तो दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए भारी व्हीकल यहाँ पर आ रही है और ये गड्ढों में कैसे रास्ता निकलती जा रही है। छोटे वाहन जो है उनको खासी दिक्कतों का सामना होता है क्योंकि ये गड्ढे जो है दिखाई नहीं देते हैं पानी में, पानी भर जाने के कारण, और बड़े हादसे होते हैं। तो गड्ढों का साम्राज्य जो है मुंबई के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बीएमसी कह रहे कि हम भरी बरसात में गड्ढे भरने का काम कर रही है, लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये जंक्शन है, यहाँ पर वहाँ पर एक लाइन से गड्ढे हो गए हैं और बरसात लगातार जारी है। ऐसे में गड्ढे पानी के अंदर छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और उसके कारण बड़ा हादसा मुंबई में होता है। मुंबई में घर से बाहर निकलना इस वक्त जान जोखिम में डालना हो गया है, क्योंकि जिस रास्ते में रोज आप आते जाते होंगे उसी रास्ते में अब गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं जो पानी में दिखाई भी नहीं देते। ये देखिए कितना, करीबन ये 3 फीट लंबा और करीबन 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा है और गहरा भी करीबन 5 इंच तो गहरा लग रहा है, 5 इंच से ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये गड्ढे से इनकी बाइक यहाँ पर, आप गिरते गिरते बच गए यहाँ पर? अभी गिरते गिरते बचाओ। इस कदर गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे है, यहाँ है, ये तीसरा है, तीनों पे आया मैं, तीनों पे नहीं दे रहा ये, जैसे पानी भर गया तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं, अभी गाड़ी पे टकरा जाता था मैं बाजू में। देखिए इस तरह मुंबई के सड़कों पर ये गड्ढे हो रहे हैं और बारिश में ऐसे गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और न दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हम इस लकड़ी को यहाँ पर रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है। आगे भी देख पाएंगे वहाँ पर भी गड्ढा है, लोग तेज रफ्तार से आते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ये गड्ढे में कोई गिर गया यहाँ पर स्लिप हो जाता है और पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और उसका शिकार हो जाता है। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। गड्ढे है क्या सड़क पर? बहुत गड्ढे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में। क्या कहेंगे प्रशासन को? गड्ढे भरने चाहिए? गड्ढे भरने चाहिए, गाड़ियाँ कभी भी गिर सकती है, कितने लोगों को जान जा सकती है उसमें। अभी मानसून ने दस्तक दिया है, अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है और पहली बरसात में सड़कों का क्या हाल हो गया है। गड्ढों का ये हाल हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे तक जारी है। मुंबई में बारिश ने मिट्टी को कच्चा कर दिया है, मिट्टी की ग्रैपिंग पावर खत्म हो रही है। जहां पर खुदाई या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर भूस्खलन होने लगा है। देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरी सड़क धंस गई है। अब दूसरे एंगल से देखिए, सड़क किनारे एक टेम्पो खड़ा है, बगल में नीले रंग की कंस्ट्रक्शन बाउंड्री है। तभी जमीन हिलती है, सड़क उखड़ी और सब कुछ बड़े गड्ढे में गिर जाता है। बीएमसी को पता है एक गलती, एक लापरवाही, एक जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, इसीलिए युद्ध स्तर पर गड्ढे भरने का काम भी हो रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर अंदर के कनेक्टिंग रोड हो या फिर फ्लाईओवर हो, सभी जगह पर गड्ढों का साम्राज्य है और यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे भरने का काम बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द, यहाँ पर घाटकोपर लिंक रोड पर, और इस फ्लाईओवर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और उस गड्ढों को यहाँ पर जो ये डामर है एस्फाल्ट का, इसको डालकर इसको भरने का काम चल रहा है। गड्ढों के कारण कई सारी दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। मुंबई और सटे इलाकों में बदलापुर के पास एक महिला की मौत हो गई, वही मुंबई के अहमदाबाद जो मुंबई हाईवे है वहाँ पर गड्ढों के कारण कई गाड़ियाँ पंचर हो गई। तो इस तरह के लगातार दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है और गड्ढों के कारण कोई दुर्घटना न हो इसलिए इस भरी बारिश में बीएमसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, गड्ढे को भरने का काम कर रहे हैं। बारिश के बीच में सड़क के गड्ढे भरना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए बीएमसी स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल कर रही है ताकि बारिश में डामर ना निकले। ये डामर है केमिकल युक्त, इसको ऑलरेडी भरा जाता है ऐसे ही गड्ढों में, ये पैक हो जाएगा अभी।
तो ये भरी बारिश में आप ये काम करेगा? हाँ चलेगा, अभी करना ही तो पड़ेगा ना सर। अच्छा, बारिश में गड्ढे होते हैं, कितने गड्ढे भर रहे हैं आप लोग? जितना भी मिलेगा, अभी एक गिरा है यहाँ पे, जो बाद में शायद आगे कहीं होगा तो वहाँ भी जाके भर सकते हैं हम लोग। अच्छा, सूचना मिलती है आपको तो चले जाते हैं हम लोग वहाँ पे गाड़ी लेके 24 आवर्स आपकी टीम ही तैनात रहती है? हाँ सर, यही काम का चालू है। अभी आगे आगे जाके जिधर जिधर गड्ढा देखेगा उधर उधर बढ़ते बढ़ते जाऊंगा हम। मुंबई में हर साल बारिश अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार तो मानसून ने तूफानी शुरुआत की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 से 172 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मुलुंड, मानकुर्द, बांद्रा, अंधेरी, मीरा रोड और दादर जैसे इलाकों में सबसे तेज और भारी बारिश देखने को मिली। बांद्रा में सबसे ज्यादा 73.8 mm, प्रभादेवी में 72.2 mm और परेल में 69.4 mm बारिश सिर्फ 5 घंटे के भीतर रिकॉर्ड की गई। मुंबई में बारिश के बीच खतरा हर जगह मौजूद है। मुंबई के अंधेरी इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है और कुछ इलाकों का हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये न्यू नागरदास रोड है, जहां पर बारिश का पानी सड़कों पर जमता चला जा रहा है। लगातार पानी बरसने की वजह से इस पूरे इलाके में, इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है और इसी पानी से जो आम दोपहिया चालक हो या फिर आम नागरिक, उन्हें रास्ता निकालना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर रहा है। ये स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ पर अंधेरी सबवे है जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे बंद कर दिया। मुंबई में अगर मैनहोल और गड्ढे से बच भी जाएं, तो तेज हवाओं के कहर से बचना मुश्किल होगा। मुंबई में जितना ज्यादा पानी बरस रहा है, उतनी तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 99 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। बारिश और तूफान के कारण 13 जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। इस वक्त ये जो पेड़ गिरा हुआ आप देख रहे हैं, ये फूल मार्केट जो है दादर का, जो मीना ताई ठाकरे फूल मार्केट है, उसके अहाते में ये बड़ा सा पेड़ था जो बिल्कुल जड़ से उखड़ चुका है और जो मार्केट का शेड है, मार्केट के जो पत्रे हैं, उन पर आकर गिरा हुआ है और एक बड़ा नुकसान इस पेड़ के गिरने की वजह से मार्केट का हुआ है और इसे लगातार इसके काटने का काम जारी है। लगभग 2:30 बजे बीती रात यह पेड़ गिर गया, यह जानकारी है। लेकिन उस वक्त भी आप सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना जो कैद है उसमें नजर आता है कि उस वक्त भी इस मार्केट में लोग काम कर रहे थे। जो फूल है वो मार्केट में आने का काम जारी था, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। उस वक्त ये पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का नुकसान हुआ है। ये मार्केट रात को 12 बजे से चालू होता है। जब ये झाड़ गिरा तभी इधर एक फूल का गाड़ी भी खड़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गाड़ी पीछे खड़ा था, इसके से उसका नुकसान नहीं हो गया। अभी कम से कम 100 के ऊपर दुकानों का नुकसान हो गया। उनके दुकानों का जो पतरे का शेड है वो टूट गया है और अभी बारिश में उनको भीग के बिजनेस करना पड़ेगा। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दिन हो या फिर रात, मुंबई कभी नहीं रुकती है, लेकिन इस बार आसमानी आफत के सामने मुंबई को ठहरना पड़ गया है। करीबन 3 बजे जो है 4.26 यानी कि करीबन 14 फीट ऊंची लहरें जो है समंदर में उठती दिखाई दे रही है। हाई टाइड की आशंका है। इस वक्त आप देख पाएंगे कि समंदर जो है पूरी तरह से उफान पर है और वीकेंड होने के कारण समंदर के किनारे सैलानियों की काफ़ी भीड़ भी है। ऐसे में पुलिस उन्हें सचेत कर रही है, कोस्टल सिक्योरिटी उन्हें सचेत कर रही है कि गहरे समंदर के अंदर जाने की, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है और ऊंची लहरों के कारण जो है कोई भी दुर्घटना घट सकती है। देख पाएंगे आप समंदर किस तरह से उफान पर है और लहरें यहाँ पर उठ रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की स्पीड स्लो हो चुकी है। रेलवे लाइन पर पानी का लेवल हर मिनट बढ़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें देख पाएंगे आप सीधे कुर्ला और एलटीटी स्टेशन के बीच की है। ये कुर्ला के रेलवे क्वार्टर्स है और सर्विस वाली जो रोड है वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग इस सर्विस रोड से जा रहे हैं उनके घुटनों के बल कमर तक पानी जो है पहुँच गया है। आगे पानी जो है पटरियों तक धीरे धीरे चढ़ रहा है। गनीमत है कि अभी तक पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं है। दोनों तरफ आप देख पाएंगे पटरी के किस कदर पानी से भर गया है। ये पूरा इलाका पानी से लबालब है, लेकिन पटरियां जो है अभी भी वो सुरक्षित है। पटरियों तक पानी
इतना नहीं पहुंच पाएगी, पटरियां पूरी तरह से डूब जाए। इसके कारण सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर लाइन हो या फिर वेस्टर्न लाइन हो, इसी तरह से रेलवे की रफ्तार जो धीमी पड़ गई है। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन या हार्बर लाइन पर ट्रेनें जो है ये 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। आप देख पाएंगे कि लोकल ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी थी, अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है। मुंबई के जो जनजीवन है उसमें लोकल की काफ़ी अहम भूमिका है। और अगर ऐसे लो लाइन इलाके हैं जहाँ पर ये कुर्ला एलटीटी का इलाका है, इसके अलावा चूना भट्टी का इलाका है, मानखुर्द का इलाका है, आगे नारा सोपारा जो स्टेशन है वहाँ पर भी जो है वो पानी में डूब गया है। अगर इन स्टेशनों पर पानी भर जाता है तो मुंबई की लाइफलाइन जो है पूरी तरह से थम जाती है। ट्रेन लेट चल रही है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। सड़क पर पानी भर गया है। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई हैं और अगले 48 घंटे मुंबई पर बहुत भारी हैं।